हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विथ आरआर पे। जीएस विथ आरआर आज बहुत ही बेहतरीन 24 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन का संग्रह है जो आगामी परीक्षाओं से आप बहुत ही लाभप्रद होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस तारीख को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान में अपने हस्ताक्षर को अंतिम रूप दिया? ठीक है, अंतिम रूप कब दिया था? तो ये दिया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आप सबको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो जो पहली बैठक हुई इसमें 9 महिलाएं थीं और 205 सदस्य ने भाग लिया था। ठीक है, तो संविधान सभा का पहला सत्र फिर 11 दिसंबर 1946 को बैठा, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सदस्य या स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, चुना गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 को संविधान सभा की कार्यवाही के दौरान प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। ठीक है, और इसका जो अंतिम सत्र था वो 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। ये पहला क्वेश्चन था आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे निर्देशों का साधन माना जाता है? निर्देशों का साधन माना जाता है तो ये आपके हैं राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, डीपीएसपी। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये राज्य को निर्देश देते हैं कि जन कल्याण के लिए आप उनको शामिल करें। ठीक है, उनको शामिल करें। ये जो है वाद योग्य नहीं है, कानूनी रूप से ये जो है लागू नहीं हो सकते हैं। तो ये जो आपका है डीपीएसपी आपके 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 में है। ठीक है, जो डीपीएसपी है वो आपके भाग 4 36 से 51 के बीच में है का जो वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना तो है आपकी, और मौलिक अधिकार जो है आपके ये आपके हैं 12 से 35, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हैं, और भाग 3। ओके, जो मौलिक कर्तव्य हैं आपके ये 11 है, वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और ये है आपका भाग 4 का में इनका वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे निर्देशों का साधन कहा गया है? तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा जो आपकी गठित की गई थी उसके सचिव कौन थे? ठीक है, तो सचिव थे आपके HBR अयंगर। ओके, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। संविधान सभा के सचिव HBR अयंगर थे, और संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार SN मुखर्जी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूपकार कौन थे? SN मुखर्जी। और जो संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार जो थे वो BN राव थे। ठीक है, और संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के प्रथम अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये 9 अक्टूबर 1946 को नियुक्त किए गए थे, और ये आपके किए गए थे 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को कार्यभार संभाला, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को इस्तीफा दे दिया, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, और संविधान सभा का जो मोहर थी वो हाथी थी। ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो मोहर थी उस पर किस चिन्ह किया था? हाथी था उस पर। ठीक है, और मूल प्रस्तावना जो थी आपकी व्यवहार में राम मनोहर सिंह द्वारा प्रकाशित, सुशोभित और अलंकृत किया गया था। ठीक है, और जो मूल प्रस्तावना का जो सुलेखन किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने किया था। ठीक, तो इतने क्वेश्चन हैं, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? खाद्य श्रृंखलाएं होती है ना, तो उसमें शाकाहारी कौन से होते हैं? प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं।
ठीक है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है आपकी? एक समुदाय में जीवित जीवों का वह क्रम जिसमें जीव खाद्य ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए एक दूसरे का उपभोग करते हैं, वो खाद्य श्रृंखला कहलाती है। सरल शब्दों में ये कहें कि कौन किसको खाता है, ठीक है। जैसे आपका खरगोश हो गया, तो वो कि क्या खाता है, घास खाता है ना। खरगोश को मांसाहारी जो जीव होता है वो खा लेता है। तो खाद्य श्रृंखला में जो होता है कि भोजन को एक दूसरे जो जीव बनाते हैं तो उनकी जो ऊर्जा होती है ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और फिर जैव अपघटन होता है। तो व्यवहारता खाद्य श्रृंखला नहीं पाई जाती है। व्यवहारता जो पाई जाती है वो खाद्य जाल पाया जाता है, खाद्य जाल, ठीक है। चलिए, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, हिरन हो गया, टिड्डा हो गया, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक। मटर के पौधों की जड़, जो मटर है, तो मटर के पौधे की जड़ में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो ये जीवाणु होते हैं आपके राइजोबियम, ठीक है। क्या होते हैं? राइजोबियम। राइजोबियम एक क्या होता है? राइजोबियम क्या होते हैं? ये मटर की जो गांठ होती है वहाँ पर मिलते हैं, ठीक। तो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जो कोशिका होती है, कोशिका किसकी बनी होती है? कोशिका किसकी बनी होती है? तो कोशिका बनी होती है आपकी सेलुलोज की, सेलुलोज की कोशिका बनी होती है आपकी, सेलुलोज की, ठीक है। सेलुलोज जो होता है पृथ्वी पर बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज तंतु फाइबर सैकड़ों ग्लूकोज अणुओं के लंबे रैखिक बहुलक होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं आपके फाइबर के लगभग 40 बंडल में एकत्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी करती है? तो एक जामनी नदी होती है जो निर्धारण करती है, ये ललितपुर के पास जो है प्रवेश करती है, ठीक है। ये जामनी नदी है आपकी जो भारत से होकर बहती है, ये मदनपुर गांव के पास ललितपुर जिले में प्रवेश करती है, ओके। ललितपुर गांव में प्रवेश करती है और बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ओके। जो ओरछा के पास है बेतवा नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश में यह नदी लगभग 29 किलोमीटर एक छोटे क्षेत्र में बहती है जो जलग्रहण क्षेत्र में शामिल करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? ये पूछा है भारतीय स्थल, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल भारतीय है वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी हरियाणा में मिलता है, ठीक है। तो 2014 में राखीगढ़ी के 2 टीले खोजे गए, राखीगढ़ी के 2 टीले खोजे गए, जिसके कारण सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल बन गया, ठीक है। सिंधु सभ्यता का भारतीय स्थल बन गया, ये जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा वेद शास्त्र विधियों से संबंधित है? तो यजुर्वेद जो है आपका शास्त्र विधियों से संबंधित है और ऋग्वेद सबसे पुराना जो है वेद है। ये क्वेश्चन पूछा था, सबसे पुराना वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद है। देखो से कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि यजुर्वेद अनुष्ठानों से संबंधित है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक। ऋग्वेद विभिन्न देवताओं को समर्पित भजनों का संग्रह है। सामवेद में धुनों से संबंधित है और जो यज्ञ होता है, यज्ञ वेद में यज्ञ अनुष्ठान होते रहते हैं। अथर्ववेद में जादू के मंत्र होते हैं। तो यजुर्वेद संस्कृत के मंत्रों का और छंदों का एक प्राचीन संग्रह है जिसका उपयोग हिंदू पूजा अनुष्ठानों में किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि जो दीर्घा निकाय है आपका, दीर्घा या दीर्घा निकाय है आपका, ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित होता है। किससे होता है? बौद्ध ग्रंथ से संबंधित होता है, ठीक है। दीर्घा निकाय बौद्ध शास्त्र के 5 निकायों के पहले सुत्त पिटक है और जो 3 टोकरी के बौद्ध धर्म के पाली रचना में से एक है, ठीक है। और दीर्घा निकाय का अर्थ है लंबा संग्रह। एक संस्कृत दूर्घा गामा 34 लंबे संस्करण हैं जो सिद्धांत
किदंती और नैतिक नियम है इसमें, ठीक है। दीर्घा निकाय, सुत्त पिटक, धम्म पिटक, जो निकाय होते हैं, पिटक होते हैं, उसमें से जो सुत्त पिटक होते हैं उससे आपके संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन से जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? उनका प्रतीक था आपका सांप, सांप उनका प्रतीक था, ठीक है। फिर है मौर्य साम्राज्य में किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया? तो अशोक थे आपका जो सांची स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी थे जो खुद को क्या घोषित किया था? खलीफा घोषित किया था, ठीक है। देखो मुबारक खिलजी मुबारक शाह, जिसे मुबारक खान भी कहा जाता है, वह अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था, ठीक है। मुबारक शाह, जिसे मुबारक खान भी कहा जाता है, वह अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था। मुबारक शाह अब 17-18 वर्ष के थे, ठीक है, जो 14 अप्रैल 1316 को कुतुबुद्दीन की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने खलीफतुल्लाह, भगवान का प्रतिनिधि के रूप में शीर्षक धारण किया और उनके सिक्कों पर दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि महाभारत का फारसी अनुवाद जो 16वीं शताब्दी में किया गया, महाभारत का फारसी अनुवाद तो किस नाम से किया गया? तो रज्मनामा के नाम से किया गया था, ठीक है। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है, महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया, इसे युद्ध की किताब की संज्ञा दी गई। ये मुगल सम्राट थे अकबर 1582 में, तो उन्होंने एक अनुवाद विभाग का गठन किया था। क्या किया था? अनुवाद विभाग का गठन किया था। तो उनके दरबारी इतिहासकार थे अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन थे? अब्दुल कादिर बदायूनी थे। तो उन्होंने इसका जो है अनुवाद करवाया था। संरक्षण के लिए मराठों को राजस्व देने को क्या कहता था? तो चौथ होती थी, ठीक है। अगर आपको संरक्षण चाहिए, आपको किसी बाहरी शत्रु या बाहरी से कोई दिक्कत होती थी, तो आपको अगर चाहिए था, तो आपको संरक्षण चाहिए था, तो आपको चौथ देते। चौथ प्रकार का कर था जो मराठा को आप देते तो आपकी रक्षा करते हो, ठीक है। चौथ एक नियमित करे उपहार के रूप में था जो भारतीय उपमहाद्वीप में मराठा साम्राज्य द्वारा लगाया गया था। 18वीं सदी की शुरुआत में चौथ कर लगाया गया था। चौथ एक वार्षिक कर था। चौथ क्या था? वार्षिक, आपको वार्षिक देना था, जो राजस्व उत्पादन पर 25% लगाया गया था, ठीक है। जो राजस्व उत्पादन पर 25% लगाया गया था। चौथ उन भूमि पर लगाया गया जो नाम मात्र के मुगल शासन के अधीन थे, ओके। फिर है आपका कि मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या थी? तो सरदेशमुखी राजस्व पर लगाया गया कर था, ठीक है। जहाँ पर अपना अधिकार सरदेशमुख दूसरे राज्यों की सुरक्षा करने के लिए, अगर आप इनसे कहते तो ये आपको, आप सरदेशमुखी इनको देते तो ये आपकी रक्षा करते हैं। देखो दीवान यारी जो विभाग था दिल्ली सल्तनत में, वो सैन्य विभाग के नाम से था, ठीक है। कौन सा था? सैन्य विभाग। दीवान यारी जो था सैन्य विभाग था आपका, और इसको सबसे पहले बलबन द्वारा पेश किया गया था। बलबन ने इसको स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये लॉर्ड लिटिन थे जिन्होंने दिया था, ठीक है। लॉर्ड लिटिन, ओके। जो लॉर्ड लिटिन थे उनका भारत में कार्यकाल क्या था? 1776 से लेकर के 1880। तो 1878 में आता है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, जो लॉर्ड लिटिन थे उनके कार्यकाल में पारित किया गया। ये क्या था? इस अधिनियम ने मजिस्ट्रेट को क्षेत्रीय भाषा, इस अधिनियम ने मजिस्ट्रेट को क्षेत्रीय भाषा, मूल भाषा और देशज भाषा के समाचार पत्रों को प्रतिभूति जमा करने और उनके प्रिंटिंग प्रेस को जब्त करने की अनुमति दी थी। क्योंकि उसमें स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बच चुका था, है ना। 1857 में क्रांति हो गई थी, तो जो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त करने की अनुमति दी थी, क्योंकि उसके द्वारा प्रचार प्रसार हो रहा था, युवाओं में जोश बढ़ रहा था। अगर उन्होंने राष्ट्र या राज्य के खिलाफ कुछ भी प्रकाशित किया हो तो, हालांकि ये नियम अंग्रेजी भाषा प्रिंटिंग प्रेस पर लागू नहीं थे, केवल क्षेत्रीय भाषाओं पर लागू थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से
क्रांतिकारी हैं जिनको बलराज के नाम से जाना जाता है, तो वो बलराज के नाम से फेमस थे, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, कौन से थे? चंद्रशेखर आज़ाद। भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद अक्सर बलराज के उपनाम से जाने जाते थे और उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA को अपने नए नाम के तहत हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्गठन किया था। ठीक है, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ये 1925 में काकोरी ट्रेन कांड हुआ था, उसमें भी सम्मिलित थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद की आलोचना की और उनकी आत्मकथा में फाशीवादी मानसिकता रखने का आरोप लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो जो HSRA था, HSRA जो आपका बंद कर दिया गया था, उसके बाद ही चालू हुआ था, तो इसमें संस्थापकों में से कौन एक थे? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ठीक है, ये आपकी राष्ट्रीय आय गणना करता है। राष्ट्रीय आय जो होती है वो 3 तरह की होती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो होता है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय होता है। वो राष्ट्रीय आय अनुमान निकालने के लिए नोडल एजेंसी होती है। और राष्ट्रीय आय की गणना 3 तरीके से की जाती है, उत्पाद विधि, आय विधि, उपभोग विधि। भारत में राष्ट्रीय आय आकलन का इतिहास जो है आपका, भारत की राष्ट्रीय आय का गणना करने का सबसे पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था 1867 में। तब 20 रुपये जो थी वो आय थी भारतीयों की। ठीक है, फिर 1949 में जो है प्रोफेसर PC महालबोनिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति द्वारा पहला आधिकारिक प्रयास किया गया था। RBI थी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक है, जो भारतीय रुपये मुद्दे को आपूर्ति को नियंत्रित करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इसका मेन काम यही है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, और वित्त मंत्रालय तो यही है, भारत की अर्थव्यवस्था से संबंध मंत्रालय भारत का एक मंत्रालय है। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका कि आम बजट जो है आपका पेश किया जाता है, जिसे अभी पेश किया गया है। तो पहले क्या होता था कि रेल बजट अलग आता था, रेल बजट आपका अलग आता था और आम बजट अलग आता था। फिर मोदी जी ने उनको दोनों में एक ही मिला दिया था। पहले 1921 में एक एकवर्थ कमेटी गठित की गई थी। एकवर्थ समिति की अनुशंसा पर 1922 में एक में प्रस्तुत किया जाने लगा। फिर मोदी जी ने इसको 17-18 के बजट से एक में फिर शामिल कर दिया। ठीक है, ये आपका जो है भारत ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट को विलय को मंजूरी दे दी। 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट सदन में पेश किया गया। 1 फरवरी 2017 को। ठीक है, तो ये 2017-18 में जो है रेल बजट आम बजट के साथ पेश किया, आम बजट के साथ मिला के पेश किया गया। ठीक है, रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा 1924 में शुरू हुई थी। यह एकवर्थ समिति की सिफारिश पर लगाया गया था। ठीक है, उस समय रेल बजट कुल बजट का लगभग 84% हुआ करता था, क्योंकि उस समय क्या होता था कि हम जो है अंग्रेजों का शासन था, उसमें जो है व्यापार उनकी तरहीज थी, और तो मालों का आवागमन सुविधाजनक के लिए रेल का जो है उसके विकास पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। और 2016 में जो है लेकिन समय के साथ अन्य मंत्रालयों को बजट भी बढ़ने लगा और उनमें से कुछ ने तो रेलवे के बजट को पीछे छोड़ दिया। 2016 में रेल बजट कुल बजट का लगभग 15% हो गया। अब इतना था, पहले देखो 84% था, और फिर धीरे धीरे आम बजट बढ़ने लगा और रेल बजट कम होने लगा। अब अगर 16% अब 15% हो गया है, तो इससे आम बजट के साथ मिलाने पर विचार केंद्र सरकार 2016 में प्रस्तावित किया था। इस क्वेश्चन है आपका कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर जो होते हैं, ये खनन है, खनन को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा गया है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और विनिर्माण। तृतीय क्षेत्र को आपका सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा
प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं? कच्चे माल की निकासी होती है। ये जो होता है कृषि और उससे संबंध गतिविधियाँ शामिल होती हैं। प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण में खेती, मत्स्य पालन, कोयला खनन, तेल निष्कर्षण, हीरा खनन आदि जो खनन होते हैं वो सब किसमें होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? मेनली कृषि और उससे संबंध क्षेत्र, कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र। फिर द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, इसमें तैयार माल, घरों का उत्पादन शामिल होता है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? धातु, औजारों, ऑटोमोबाइल, उसमें जो भी आपके जो है पेट्रोलियम सब वगैरह वगैरह। और तृतीय क्षेत्र में आपके क्या होते हैं? वाणिज्यिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं। और चतुर्थ क्षेत्र में क्या होते हैं? इसमें पॉलिसी मेकर होते हैं। ओके। फिर आपका आता है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो संबंधित है वो आपकी होती है प्याज से संबंधित। किससे होती है? प्याज से संबंधित होती है। देखो ये क्रांति अपनी दी हुई है। भारत में गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित होती है। गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल है। ये पूछा जाएगा दुर्गेश पटेल किससे संबंधित है? तो आपका गुलाबी क्रांति, ठीक है। और गुलाबी क्रांति झींगा पालन से भी जुड़ी होती है। और झींगा की खेती एक जलीय कृषि व्यवसाय है जो मानव उपभोग के लिए झींगा या झींगे होती है, ठीक है। तो गुलाबी क्रांति के जनक क्या कौन है? दुर्गेश पटेल। पेट्रोलियम उत्पादन से काली क्रांति है। मछली उत्पादन के साथ नीली क्रांति है। भूरी क्रांति आपका चमड़ा कोको है। जूट उत्पादन के साथ स्वर्ण रेशा क्रांति है, स्वर्ण क्रांति। उर्वरक के साथ ग्रे क्रांति या धूसर क्रांति। मांस टमाटर से लाल क्रांति। अंडा उत्पादन रजत क्रांति। डेयरी या दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति। और तेल या बीजन से पीली क्रांति। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी भी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। जो वनडे एग्जाम आपके होते हैं यहाँ से क्लियर एक क्वेश्चन कट को मिलेगा। फिर है आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर होता है? तो बाघ होता है, ठीक है। हाथी कहाँ पर होता है? तो जो संविधान सभा जब बनी थी तो उसकी जो मोहर थी, संविधान सभा जब गठित हुई थी तो उसकी जो मोहर थी उस पर हाथी का था, ठीक है। और बाघ जो है आरबीआई के प्रतीक चिन्ह है। आरबीआई क्या है? अच्छा अभी और क्वेश्चन है, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है कि आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर मौजूदा जानवर कौन सा है? बाघ और ताड़ के पेड़ शामिल है, ठीक है। तो कौन सा है? बाघ और ताड़ के पेड़ शामिल है। प्रारंभ में आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में शेर और ताड़ के पेड़ शामिल थे, लेकिन बाद में शेर को बाघ के साथ बदलने का निर्णय लिया गया, क्योंकि बाघ क्या है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो गठन है 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। भारत केंद्रीय बैंक है। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन, 1926 में 1926 में एक कमीशन का गठन किया गया था, हिल्टन यंग कमीशन उसका नाम था। क्या था? हिल्टन यंग कमीशन। तो उसके सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। भी पूछा जाता है कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को किया गया था, ठीक है। आरबीआई 1 रुपये के ऊपर से सभी करेंसी नोट जारी करता है। तो 1 रुपये नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, ठीक है। वित्त मंत्रालय के सचिव जो होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। ओश बोर्ड स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। ओश जब आरबीआई गठन हुआ था तो ओश बिन स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। सीडी देशमुख और शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। ये तीनों स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है मेक इन इंडिया। एक कार्यक्रम चलाया गया था मोदी जी के द्वारा। मोदी जी क्यों? मेक इन, भारत सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया। तो भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्या था कि जो भी है अब भारत में बनाइए, बहुत ज़्यादा तक विदेशों पर निर्भर मत रहिए, ठीक है। तो ये सितंबर 2014 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी, ठीक है। तो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का जो उद्देश्य था आपका, वो भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाना था। आत्मनिर्भर देश बनाना था, भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक पहचान दिलाना था। तो 25 सितंबर 2014 कब स्टार्ट किया गया था? 25 सितंबर 2014 मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरुआत की गई थी। इसे भारत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना कहाँ की थी आपकी? 2012 से 2017 तक जो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, ठीक है। ये से उद्देश्य है। चलिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।